डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम टॉपिक कवर कर रहे थे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके पास वेव करैक्टर भी है और पार्टिकल करैक्टर भी है। बोर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है। डी ब्रोगली ने कहा कि ये चीज इनकरेक्ट है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता है क्योंकि उसके पास वेव करैक्टर भी है। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल पाथ में मूव कर रहा है ड्यू टू वेव नेचर। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन occupy particular orbit whose electron wave in phase in orbit। यहां पर वेव का जो स्टार्ट और एंड है वो क्या है? सेम है। यहां पर ये इन फेज है। अगर किसी केस में इलेक्ट्रॉन वेव आउट ऑफ फेज हो इसको हम इस तरीके से ले लें तो यहां पर स्टार्ट और एंड सेम नहीं मिल रहा है तो ये आउट ऑफ फेज है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? जो सर्कमफेरेंस होना चाहिए ऑफ ऑर्बिट वो क्या होना चाहिए? एन टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। किसी भी ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस होना चाहिए एन टाइम्स क्या होना चाहिए? वेवलेंथ होना चाहिए। एन यहां पर क्या है? नंबर ऑफ वेव इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट के अंदर कितने वेव्स आएंगी? एन आएंगी और एन यहां पर ऑर्बिट नंबर भी है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट हो तो एन की वैल्यू 1 है, सेकंड ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू क्या है? 2। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन एन ऑर्बिट तो आपका आंसर क्या होगा? इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। बोर ने जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की रिलेशनशिप दी थी डी ब्रोगली ने उसको कंफर्म किया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करती है इन 3 डायमेंशनल पाथ। तो जब वो 3 डायमेंशनल पाथ को फॉलो करेगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वेव उसी ऑर्बिट को ऑक्युपाई करेगी जहां पर वो फेज में होगी। इसका मीनिंग जो सर्कमफेरेंस होना चाहिए ऑर्बिट का वो किसके इक्वल होना चाहिए? एन टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। मींस एक ऑर्बिट के अंदर एन वेव्स आ सकती हैं और एन यहां पर ऑर्बिट नंबर है, होल नंबर। इलेक्ट्रॉन वेव मस्ट बी इन फेज इन एन ऑर्बिट, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट का पार्ट रहेगा ही नहीं। सो सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट must be equal to n times of wavelength। सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर। तो यहां पर 2 पाई आर एन लैम्डा के इक्वल है। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्डा क्या है? एच अपॉन एम वी।
इसको हम रीअरेंज करते हैं, आपको मिल रहा है MVR इक्वल टू NH/2 पाई। बोर ने भी ये रिलेशनशिप दी थी, डी ब्रोगली भी इसको कंफर्म कर रहा है। इसका मीनिंग बोर ने जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, डी ब्रोगली भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। बोर ने जो फिक्स सर्कुलर पाथ का कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करता है तो वो फिक्स सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है? एरर। अकॉर्डिंग टू दिस exact position and exact speed of moving microscopic particle can't be determined simultaneously, और हम ये कह सकते हैं path of moving microscopic particle is probable in nature। जितने भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनके पाथ को हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। जबकि बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो फिक्स्ड है, सर्कुलर पाथ है। जबकि हाइजेनबर्ग क्या कह, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो प्रोबेबल नेचर का होगा, हम उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। एक साथ हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या, अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी in position and uncertainty in momentum is always greater than or equal to h/4 पाई। इसका मीनिंग इन दोनों एरर का जो प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम क्या होगा, h/4 पाई। डेल पी रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम, इनटू डेल एक्स, डेल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और एरर इन पोजीशन। इन दोनों का प्रोडक्ट कम से कम h/4 पाई होगा। अब ये एरर किसकी वजह से अराइज हो रहा है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करना पड़ता है। डार्क रूम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालेंगे। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालते हैं तो उसकी पोजीशन में कुछ ना कुछ एरर आता है।
अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स एरर इन पोजीशन क्या होता है, प्लस माइनस लैम्डा। लैम्डा यहां पर क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट टू विजुलाइज ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम उसके ऊपर लाइट पुट कर रहे हैं, उसकी जितनी भी वेवलेंथ होगी उतना ही पोजीशन में एरर होगा। जो बड़े साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे टेबल, फैन, हमारा हैंड जो है, ये सब बड़े साइज के ऑब्जेक्ट हैं। इनका जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो उस केस में ये पार्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली विजुलाइज कर सकते हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को देख सकते हैं। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी परसेंटेज के टर्म में। हो सकता है जो ऑब्जेक्ट का साइज हो उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू 0.2 टाइम्स हो। अगर 0.2 टाइम्स है तो एरर कितना आ गया, 20%। तो 20% एरर एक बिग एरर है। तो इसका मीनिंग आप एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं देख पा रहे। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में ये एरर बहुत ज्यादा है। अगर हम एग्जैक्टली देखना चाहते हैं तो उस केस में जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ मिनिमम होगी तो जो लाइट रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। क्योंकि आपने पढ़ा था मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जिस रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर आप पोजीशन में एरर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो लैम्डा मिनिमम लेना पड़ेगा। उस केस में इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो हाई होगी। हाई एनर्जी रेडिएशन प्रोवाइड lot of energy to microscopic particle। अगर आप टेबल के ऊपर लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो उस केस में जो लाइट की एनर्जी है वो टेबल को मूव नहीं कर सकती, या मूविंग बॉल है उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनको ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देगी जिससे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो स्पीड ऑफ पार्टिकल get changed drastically। इसका मीनिंग जब हम पोजीशन को एग्जैक्ट रख रहे हैं तो वेलोसिटी के अंदर हम एरर देख रहे हैं। डेल वी क्या है, एरर इन वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर आप वेलोसिटी में एरर मिनिमम करना चाहते हैं तो आपको लो एनर्जी रेडिएशन यूज करनी पड़ेगी। लो एनर्जी रेडिएशन यूज करेंगे तो उस केस में वेवलेंथ क्या होगी, हाई होगी। तो पोजीशन में एरर क्या होगा, हाई होगा। इसका मीनिंग आप दोनों चीजें एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, पोजीशन भी और वेलोसिटी भी, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। फार्मूला रेसिंग होती है, वहां पर हम एग्जैक्ट पोजीशन बता देते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी बता देते हैं, कौन से लैप में है, ये सब चीजें बता देते हैं। क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं जब उनके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये रेडिएशन इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि उनकी स्पीड को चेंज कर पाए। लेकिन माइक्रोस्कोपिक के केस में
ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनकी स्पीड में मेजर चेंज आ जाए। अगर आप लो एनर्जी रेडिएशन का यूज करेंगे तो उनकी पोजीशन में आपको लार्ज एरर देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। तो जब आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसकी जो एग्जैक्ट पाथ है वो भी नहीं बता सकते। जबकि बोर ने क्या कहा था, मूविंग इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो कैसा होना चाहिए, प्रोबेबल नेचर का होना चाहिए। आप सिर्फ गैस कर सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इस पाथ को ही फॉलो करेगा। क्लियर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फर्स्ट न्यूमेरिकल, a ball of mass 200 gram is moving with a velocity of 10 meter per second. If error in measurement of velocity is 0.1%, determine error in position। जब भी error relevant कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आता है तो हमें हाइजेनबर्ग रिलेशनशिप यूज करनी है। हाइजेनबर्ग रिलेशनशिप क्या थी, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इक्वेट कर देंगे। डेल पी क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो डेल पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल वी। यहां पर हमें निकालना क्या, डेल एक्स निकालना है। तो डेल एक्स क्या होगा, एच बाय 4 पाई एम डेल वी। या तो हम सीजीएस सिस्टम फॉलो करेंगे या फिर एसआई। एच की वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14। मास कितना दिया होगा आपको, 200 ग्राम। तो अगर हम ऐसा ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 0.2 kg हो जाएगा। डेल वी, एरर इन वेलोसिटी हमें परसेंटेज के टर्म में दिया होगा। वेलोसिटी क्या दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम डेल वी कैलकुलेट करेंगे। डेल वी क्या होगा, परसेंटेज एरर बाय 100 इंटू वेलोसिटी। 100 में इतना एरर है तो वेलोसिटी में कितना होगा, परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है, 0.1। वेलोसिटी 10 दी हुई है आपको, तो ये आपको मिल रहा है 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम यहां पर पुट कर देंगे, इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको एरर इन पोजीशन मिल जाएगा। फिर से आप देख लें, जब भी एरर एलिमेंट कोई भी न्यूमेरिकल आता है मूविंग पार्टिकल के लिए तो आपको रिलेशनशिप यूज करनी है, डेल एक्स इंटू डेल पी। पी यहाँ पर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट है इसलिए हमने आउटसाइड ले लिया है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, डेल एक्स इंटू मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इंटू डेल वी। डेल वी क्या है, एरर इन वेलोसिटी। ये सब किसके इक्वल होने चाहिए, एच बाई 4 पाई के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको एरर इन पोजीशन निकालना है, मीन्स आपको डेल एक्स निकालना है। वैल्यू पुट कर देंगे, या तो हम कंप्लीट ऐसा ही फॉलो करेंगे या कंप्लीट सीजीएस फॉलो करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल, if uncertainty in position and momentum is equal, determine uncertainty in velocity। हमें दिया हुआ है डेल एक्स इक्वल टू डेल पी। हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है। तो अगेन हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का यूज करेंगे, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू एच बाय 4 पाई।
डेल पी की जगह हम डेल एक्स लेंगे तो वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डेल एक्स की जगह डेल पी पुट कर दें, डेल पी इंटू डेल पी इक्वल टू एच बाय 4 पाई। डेल पी का मीनिंग क्या है, एम डेल वी, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, एच बाय 4 पाई। तो डेल वी स्क्वायर क्या होगा, एच बाय 4 पाई एम स्क्वायर। तो डेल वी क्या है, यहां पर हमें रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड, 1/2m। 4 का रूट क्या है 2, एम स्क्वायर का रूट क्या होगा m, h बाय पाई रूट। ये रिलेशनशिप हमें मिल रही है फॉर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एरर इन वेलोसिटी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशनल पाथ फॉलो करता है अराउंड न्यूक्लियस। बोर ने क्या कहा था, फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है, 2D पाथ फॉलो करता है। तो ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही। तो बोर मॉडल के रिजेक्शन का एक रीजन ये भी है। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग हम उसका एग्जैक्ट पाथ नहीं बता सकते, जबकि बोर के अकॉर्डिंग जो पाथ है वो एग्जैक्ट है। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग जो पाथ होना चाहिए वो प्रोबेबल नेचर का होना चाहिए। तो यहां पर भी ये मैच नहीं हो रहा है। तो ये दो मेन पॉइंट थे बोर मॉडल के रिजेक्शन के लिए। इट कांट एक्सप्लेन डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आउटकम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के जो स्पेक्ट्रम है उसको तो बोर ने एक्सप्लेन किया, लेकिन जो सोडियम है, जैसे सोडियम के केस में हमें 2 येलो लाइंस मिलते हैं, वो 2 येलो लाइंस हमें कैसे मिल रही हैं, बोर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कांट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। It can't explain fine spectrum of हाइड्रोजन। फाइन स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मिला है उसको अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखें तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सिंगल लाइन है वो मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट हो रही है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किसी चीज से दूर जाते हैं, जैसे मान लो ये मल्टीपल पिलर्स हैं, अगर हम इससे दूर जाएंगे तो उस केस में ये आपको मर्ज होते हुए दिखाई देंगे, एज सिंगल पिलर आपको दिखाई दे सकता है। अगर हम पास आएंगे तो सिंगल पिलर फिर से आपको कितने पिलर में दिखाई देगा, 3 पिलर्स में दिखाई देगा। तो जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हैं तो आप लाइंस के क्लोज आ रहे हैं। तो जो लाइन आपको दूर से मर्ज होती हुई दिखाई दे रही थी वो फिर से स्प्लिट हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। तो जो नॉर्मल स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उससे फर्दर स्प्लिट होकर आपको जो 100 ऑफ लाइन से आपको थाउजेंड्स ऑफ लाइंस मिली हैं उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, फाइन स्पेक्ट्रम। इट कांट एक्सप्लेन
जेमन एंड स्टार्क इफेक्ट। जेमन इफेक्ट क्या है? जब आप हाइड्रोजन लाइट को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं, उसके बाद हम उसको प्रिज्म में से पास करते हैं, फिर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिसीव करते हैं, जो आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो फाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन मल्टीपल लाइन में स्प्लिट हो रही है। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। ऐसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करें हाइड्रोजन लाइट को, फिर प्रिज्म में से पास करें, फिर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिसीव करें, अगेन आपको फाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सिंगल लाइन है वो मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट हो रही है। इसका मीनिंग जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है वो फाइन स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बोर इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बोर मॉडल की रिजेक्शन का मेन रीजन ये है, ये डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की जो आउटकम है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। क्लियर?